अब हम लोग जो है बात करते हैं मूल अधिकार का। और यह मूल अधिकार में वीडियो नंबर 5वां है, ठीक है। और इसके पहले वीडियो नंबर 4 में जो है 19 तक क्वेश्चन बताए गए थे, जैसे बताए गए थे ना जी। अब यह जो है 20वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें मूल अधिकार में यानी मूल अधिकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। ठीक है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है यानी एमसीक्यू बोल सकते हैं जिसमें, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसमें जो है ये मूल अधिकार का जो पृष्ठभूमि टॉपिक चल रहा है हम लोग का, ठीक है। कौन टॉपिक है? मूल अधिकार का पृष्ठभूमि। क्योंकि मूल अधिकार में हम लोग जो है टॉपिक वाइज टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पृष्ठभूमि का ये अंतिम वीडियो है। पृष्ठभूमि के बाद जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टॉपिक जो है ये आराम से पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आने वाले एक दो दिन के बाद जो है मौलिक कर्तव्य के थ्योरी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये दो प्रकार का प्लेलिस्ट है, एक थ्योरी का और एक ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो थ्योरी चलते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव भी चलते रहेंगे। अभी चूंकि मूल अधिकार का थ्योरी खत्म हो गया है, इसके बाद अगला जो थ्योरी शुरू किया जाएगा वह जो है मूल कर्तव्य के विषय में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते रहेंगे जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूंकि लंबे समय तक चलेंगे, 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाएगा कि भारत की कोई भी परीक्षाएं हो, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं बने, ठीक है। इसमें वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और वह क्वेश्चन लिए जाएंगे जो कि अभी तक भारत के किसी परीक्षा में पूछे भी नहीं गए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, इसमें महात्मा गांधी ने मूल अधिकार की मांग किया, ठीक है। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या यह बात सही है या नहीं? आगे पूछ रहा दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1935 में मूल अधिकार नहीं थे, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सप्रू कमेटी ने 1945 ईस्वी में मांग किया कि मूल अधिकार संविधान में रखे जाएं, ठीक है। तो ऑप्शन डी कहता है ए बी तथा सी तीनों, ठीक है। फिर से ध्यान से क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या इसमें सत्य है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने मूल अधिकार की मांग किया, ठीक है। ये बात सही है कि 1931 ईस्वी में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। इसको व्याख्या में लिख सकते हो, ठीक है। तो लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने जो है मूल अधिकार की मांग किया, लेकिन वहां पर जो संयुक्त संसदीय समिति थी उसने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो यह कथन क्या है? सत्य। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में मूल अधिकार नहीं थे। ये बात सही है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेज बनाए थे उसमें उन्होंने मूल अधिकार को नहीं दिया था। तो ऑप्शन बी भी क्या है? सही है। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। अब जो है ऑप्शन सी की तरफ प्रस्थान करते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि सप्रू कमेटी ने, किसने? सप्रू कमेटी ने 1945 ईस्वी में मांग किया कि मूल अधिकार संविधान में रखे जाएं, ठीक है। सप्रू कमेटी ने क्या किया था कि सप्रू कमेटी ने जो है 1945 में मांग किया कि मूल अधिकार संविधान में रखे जाएं। यह बात भी क्या है? सत्य। यह बात भी क्या है? सत्य, ठीक है। तो सप्रू कमेटी, इसमें सप्रू कमेटी में जो मेन व्यक्ति थे उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था? तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। सप्रू कमेटी में कौन थे मेन? तेज बहादुर सप्रू। इन्हीं के नाम पर सप्रू कमेटी बनाई गई। ऑप्शन डी कहता है ए बी था सी तीनों, तो ये भी होगा। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूल अधिकार पर संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मूल अधिकार पर संविधान सभा के उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट, यानी नेहरू रिपोर्ट कौन, मोतीलाल नेहरू है ना, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की मांग की गई। और चौथा ऑप्शन जो डी नंबर कह रहा है कि ए, बी तथा सी तीनों। ठीक है, तो प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूल अधिकार पर संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल थे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मूल अधिकार पर संविधान सभा की जो समिति बनी थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन, मूल अधिकार पर संविधान सभा के उप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, तो जो उप समिति थे इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मूल अधिकार पर संविधान सभा की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेपी कृपलानी थे। ये भी बात सही है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में इसका नाम है मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, इन्होंने जो है 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकार की मांग की थी, और इनके साथ कितने लोग थे, 8 लोग और थे। ये ध्यान देना, 8 लोग और थे। ठीक है, इन्होंने जो है इस नेहरू रिपोर्ट का क्या किया था, सपोर्ट किया था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल नेहरू इसके मेन थे, ठीक है, सरदार पटेल भी थे, और भी 8 लोग थे। आगे की वीडियो में बताया जाएगा इसके विषय में। और ए विथा सी तीनों, इसका मतलब कि यह जो है तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया जी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। 1921 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, बताओ। इलाहाबाद में, कराची में, मुंबई में, गया में। कराची में, किसमें बताया गया था, कराची में। तो 1921 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। और इस अधिवेशन में जो मूल अधिकार का जो प्रस्ताव था किसने रखा, तो प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसको पिछली वीडियो में हमने इसको बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस, ठीक है, यह क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस की परीक्षा में जो है 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अब बहुत से क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन सब में लिख नहीं रहे हैं, कुछ में सन लिख दे रहे हैं, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में अभी तक पूछे नहीं गए। जैसे ये क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ठीक है, इसको मैंने अपने तरह से बनाया है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेपीएससी झारखंड पीसीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, और मौलिक अधिकार क्या है, ये जो है एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वाद योग्य, दूसरा अवाद योग्य, तीसरा लचीला, चौथा कठोर। ठीक है, इसमें जो सही उत्तर होगा, ये मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब कि क्या मौलिक अधिकार को न्यायालय में लाया जा सकता है। हाँ, मौलिक अधिकार को न्यायालय में लाया जा सकता है। न्यायालय में क्या है, ये परिवर्तनीय है, कह सकते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार, या इसको मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही चीज होता है। मौलिक अधिकार न्यायालय में लाया जा सकता है, वाद योग्य है, न्यायालय में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, मतलब न्यायालय में क्या है, ये परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। न्यायालय में क्या है, ये परिवर्तनीय है, और इसको न्यायालय में जो है मौलिक अधिकार को जो है लाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, यानी लाने योग्य है करने के लिए। ठीक है, वाद योग्य है। अब जो है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा में कैसे लाया जाता है, अगर आगे हम बताएंगे मूल अधिकार के विषय में। अगर हमारे पास 6 जो मूल अधिकार हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर 6 राइटों में से अगर 5 के साथ जो है उल्लंघन किया जाता है, तो छठवें के तहत जो है अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट, ठीक है, अनुच्छेद जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में केस दाखिल करके अपने मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं,
प्राप्त कर सकते हैं। इसको मूल अधिकार बोलें चाहे मौलिक अधिकार बोलें, या इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलें, तीनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। और हाई कोर्ट की बात, अलग अलग राज्यों का अलग अलग हाई कोर्ट है। जैसे बिहार का हाई कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट, और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे बगल का राज्य झारखंड है, तो झारखंड का हाई कोर्ट जो है रांची हाई कोर्ट है। आगे देखते हैं। अब जो है इसका अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि यह जो है पृष्ठभूमि का अंतिम क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता सर्वोच्च शिक्षा को नियत करता है। किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है। इसके लिए कौन सा कारक सही है? ठीक है, ऑप्शन ये दिया है, एक प्रसिद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है। किसी उदार जो लोकतंत्र है, स्वतंत्रता जो है, ये स्वतंत्रता क्या करता है, किसी व्यक्ति की सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है। और इसके लिए इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है, कारक सही है। तो क्या एक प्रसिद्ध न्यायपालिका है, क्या शक्तियों का केंद्रीकरण है, निर्वाचित सरकार है, ठीक है, और शक्तियों का पृथक्करण। ये क्वेश्चन आईएएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है इसमें देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो शक्तियों को इस प्रकार से बांटा गया है कि जो है शक्तियों को लेकर के आपस में कोई अपने आप को सर्वोच्च न समझे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी सही होगा यह शक्तियों का पृथक्करण होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, और शक्तियों को भारत में 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। यह पहली शक्ति है, शक्तियों को किस प्रकार से पृथक्करण मतलब क्या करना, बांटना। ठीक है, तो पहली शक्ति है जो बांटा गया है शक्तियों को इस प्रकार से, विधायिका। ठीक है, दूसरी शक्ति है कार्यपालिका, और तीसरी शक्ति है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो शक्तियों को कितने प्रकार से बांटा गया है, बोलो तुम लोग, दोनों लोग। 3। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो शक्तियों को जो है 3 प्रकार से बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका क्या करती है, यह कानून बनाती है। विधायिका मतलब संसद, विधायिका मतलब संसद। तो विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। क्या करती है, कानून बनाती है, व्याख्या में लिख लेना है। ठीक है, और कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून को लागू कराती है। कानून को लागू कराती है, लागू कराती है। ठीक है, और आगे ध्यान से सुनिए, न्यायपालिका क्या करती है, यह कानून की क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या करती है, यह जो है कानून की रक्षा करती है, कानून की रक्षा करती है, यानी संविधान का रक्षक बोल सकते हैं, रक्षा करती है। अब इनके प्रमुखों के विषय में बात कर लेते हैं। इसको नोट्स कर लीजिएगा, जगह नहीं है, बता दे रहे हैं। तो विधायिका में जो मेन होता है वो कौन होता है, संसद होता है। कौन होता है, संसद। ठीक है, तो विधायिका जो संसद होता है। अब कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वह जो है राष्ट्रपति होता है। ध्यान दीजिए, कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब जो है, अब बात करते हैं, तो न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, और उस न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सबसे सर्वोच्च क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही।